नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम किसानों की समस्या से जुड़ी हुई एक किताब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ किताब के लेखक और इस मुद्दे पर काम करने वाले एक विद्वान रहेंगे, धनंजय तो रहेंगे ही। मैं अभी उन सभी लोगों से आपको मिलाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज हम जिस किताब पर बातचीत करेंगे वह एक पुस्तक है जो कि जेएनयू में पढ़ाने वाले वहाँ के जो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ है वहाँ पढ़ाने वाले विद्वान साथी सुधीर कुमार सुतुर के द्वारा लिखी गई है। किताब का शीर्षक है डिलैपिडेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एंड फार्मर सोसाइटी इन इंडिया। 2022 में ये किताब आई है और इसमें बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से जो किसानों की आत्महत्या या उनकी जो अलग-अलग तरह की जो समस्याएँ वो आज के दौर में देख रहे हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। उसमें किस तरीके के तर्क आए हैं इसके बारे में अभी हम विस्तार से लेखक से बातचीत करेंगे। जो यह पुस्तक है तरीके से इस बात को सामने लाने की कोशिश की गई है कि हम सिर्फ जो किसानों का जो पूरा मुद्दा है, उसे और ज़्यादा गहनता से देखें, राजनीतिक नारेबाज़ी से ऊपर उठकर उस पर बातचीत करें। हमारे साथ धनंजय हैं, जो रोज़ हमेशा मैं और धनंजय इस कार्यक्रम को करते हैं। लेखक सुधीर हैं जो जेएनयू के सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ में पढ़ाते हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अवनिंद्र ठाकुर हैं जो जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और ये जिस स्कूल में है वह स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी है। और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे सवाल हैं वह मुख्य रूप से अवनिंद्र और धनंजय के द्वारा ही किए जाएँगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पूरे कार्यक्रम में एक श्रोता के रूप में ज़्यादा रहूँ और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा शुरुआती काम था वो मैंने किया। तो सुधीर आपका स्वागत है, अवनिंद्र आपका भी स्वागत है। मैं बातचीत की शुरुआत में एक बहुत ही एक आम जनता वाला सवाल सुधीर आपसे रखूँगा कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसके बरक्स हम ये जो आत्महत्या किसानों की करने की प्रवृत्ति है उसको कैसे देख सकते हैं? मैंने एक जगह ये पढ़ा था, हालाँकि थोड़ा-सा एक कम संवेदनशील कथन लग सकता है कि इन इलाकों में किसान आत्महत्या नहीं करते और बिहार में भी किसान आत्महत्या नहीं करते। तो क्या किसानों की आत्महत्या को हम किसी खास क्षेत्र से जुड़ी हुई परिघटना मानें? और उसके बाद धीरे-धीरे और प्रश्न आएँगे। पर ये मेरा एक शुरुआती जिज्ञासा थी। सुधीर। जी, कमल और धनंजय बहुत-बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट शायद इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था इस मुद्दे पर बात करने का, जब किसान आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में है और सीधे अगर मैं जो सवाल आपने पूछा, उसके बारे में बात करूँ तो वाक़ई एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कि किसान आंदोलन, आत्महत्याएँ, आर्थिक विकास और इन सब को हम लोग कैसे जोड़ कर देखें। और इस पुस्तक में एक प्रयास किया गया था जो शायद कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब दे सकता है। वो ये है कि किसान आत्महत्या को अगर हम सिर्फ़ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से देखें, यानी आर्थिक संकट से देखें, तो जो सवाल बार-बार उठता है, वो एक पज़ल के रूप में सामने आता है कि अगर आर्थिक संकट एक समस्या है, तो फिर तो भारत के पिछड़े इलाकों में किसान आत्महत्या की दर ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इस किताब में उसकी जगह मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं कह रहा हूँ रूरल डिस्ट्रेस, कि ये वास्तव में एक ग्रामीण संकट है। ये सिर्फ़ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है। और जो ग्रामीण संकट है, वो अलग-अलग ढंग से अलग-अलग क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। जिसमें कई क्षेत्रों में जैसे कि बिहार के केस में अगर बात करें, तो एक एक ख़ास तरह की समस्या जो बिहार में पिछले कुछ सालों से सामने आई है, वो है ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे विवादों का उठना, उसको लेकर के बहुत सारे विरोध और प्रदर्शन का होना। इसी प्रकार जाति और धर्म आधारित अलग-अलग विवादों का उठना और इसी क्रम में किसान आत्महत्या भी एक समस्या है। तो किसान आत्महत्या को अगर हम ग्रामीण संकट से अलग करके देखेंगे, तो शायद हम उसको पूरे ढंग से नहीं समझ पाएँगे। लेकिन अगर हम लोग ग्रामीण संकट यानी जिसको हम कहते हैं एक तरह से कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेचिंग करके अगर हम देखेंगे, तो शायद हम इसको बेहतर समझा पाएँगे। बाकी हम लोग जैसे-जैसे इस पे बात करेंगे तो बुक के बारे में इस मुद्दे पर और बात कर सकते हैं। जी, कमल। जी, अवनिंद्र अगर आप बातचीत की शुरुआत में कुछ सवाल रखना चाहें तो? जी,
पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने कई सारे आयामों को एक साथ रखा है इस किताब में, ये बहुत ही रेयर है क्योंकि अ, चीज़ों कई बार जब किताबें लिखी जाती है तो कई एक ही डायरेक्शंस में बातें होती है। इन्होंने बहुत सारे आयामों को एक साथ अपनी किताब में रखा है जो बहुत ही सराहनीय है। इनफैक्ट मैं आपके टाइटल से ही शुरुआत करूँगा सुधीर जी, कि आपने किसान की आत्महत्या को लेकर ये बुक लिखा है। आपकी नज़र में जो समस्या है किसान की आत्महत्या की समस्या, ये देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी समस्या है? क्या भारत ही इसका शिकार है या अलग अलग या अलग डेवलपिंग कंट्रीज भी इसके शिकार हो रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके समस्या को लेकर? जी अमरिंदर, थैंक यू। पहली बात तो जी ये किताब जो है एक लंबा संघर्ष थी, करीब 10 साल तक फील्ड में जाना, उसके अलावा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करना। और आपने एक्चुअली ये ठीक कहा कि हमारे यहाँ किसान आत्महत्याओं पर काफ़ी सारे काम हुए हैं और पत्रकारों ने भी लिखा है और उसके अलावा बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर एटलीस्ट इंडिया में काफ़ी लिखा है। तो ऐसे में ये एक सवाल था कि जब मैं इस समस्या को देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें उसमें कौन-सा ऐसा दृष्टिकोण हो जो कि जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई। और वो दृष्टिकोण जो है मुझे लगा कि सबसे पहला तो यही है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो दृष्टिकोण ये हो कि ये बहुआयामी दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं कि इसको मल्टीपल लेंसेज़ से देखने की ज़रूरत है। अगर हम इसको एक लेंस से देखेंगे तो शायद इस समस्या को समझाने में हमें दिक्कत हो, पहली बात। दूसरी बात जो सवाल आपने पूछा कि अ, इस समस्या को हम कितनी बड़ी समस्या देखते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि किसान आत्महत्याओं को अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लगातार किसान आत्महत्या के मामले बहुत सामने आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है। पंजाब में शुरू-शुरू में काफ़ी सारे मामले सामने आए, लेकिन धीरे-धीरे उसमें गिरावट आई। लेकिन उसके अलावा देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो सुसाइड रेट है, जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं। तो ऐसे में इस समस्या को ये मान लेना कि ये वाक़ई एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कितना सही होगा। और इसके अलावा कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट सुसाइड्स को देखें, विद्यार्थियों की आत्महत्या के की दर को देखें, तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो क्या ये वाक़ई इतनी बड़ी समस्या है? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए जब मैंने ये रिसर्च शुरू किया, तो सबसे पहला जो ये एक सामने आया और वो किताब में एक कोटेशन के रूप में भी है कि जब मैंने कई ऐसे परिवारों में बात की जहाँ पर हमें पहले ये जानकारी मिली कि एक किसान ने आत्महत्या की है और जब हम वहाँ पहुँचे, तो पता चला कि वो आत्महत्या से ज़्यादा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ का केस था। जैसे एक हार्ट अटैक से किसी की मौत होना या किसी और इस तरह से सदमे से ख़ास तौर से एक मौत होना। तो उसमें जब मैंने ये कहा कि ये तो आत्महत्या का मुद्दा नहीं है, तो एक फैमिली मेंबर ने ये कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये मुद्दा तभी सीरियसली समझा जाएगा जब बहुत सारे किसान आत्महत्या करेंगे। और वो सवाल जो है वो वाक़ई एक आई ओपनर सवाल के रूप में था। क्योंकि ये समस्या सिर्फ़ फसल के बर्बाद हो जाने या बारिश कम होने या इससे इससे कहीं ज़्यादा बड़ी समस्या है और वो समस्या है वास्तव में जो हमारा पूरा ग्रामीण ढाँचा है, उसको लेकर के ये समस्या है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है उस व्यापक ग्रामीण सवाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम इस दृष्टिकोण से इस सवाल को देखेंगे तो हमें वाक़ई ये लगेगा कि ये एक बहुत बड़ी और पेचीदा समस्या है और वो देश के हर इलाके में समस्या है। अ, भारत की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो अभी भी और ये सारे सारे सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि अ, हमारे यहाँ जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं, एजुकेशन सर्विसेज़ हैं, कनेक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है और दूसरी जो भी आधारभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, वो सिर्फ़ कम ही नहीं है बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में वो अभी भी मिसिंग है। तो ऐसे में जो कृषि आधारित परिवार हैं, जिनकी जीविका जो है वो किसानी से चलती है या उससे जुड़ी हुई है,
उसमें अगर किसानी किसी तरह के संकट में आती है, तो वो उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन जाता है। उनसे ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक बैकअप ऑप्शन हो या कम से कम ये हो कि आपका जो एजुकेशन है या हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी है, वो टेकन टेकन केयर ऑफ है। तो ये ये जो समस्या है, ये मुझे लगता है कि इसके इसी समस्या को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की ज़रूरत है। और जो ग्रामीण समाज का संकट है, वो पूरे भारत का संकट है और बहुत व्यापक संकट है। जो किसान आत्महत्या है, वो उसका एक बहुत बड़ा जिसको हम लोग सोशल साइंस की भाषा में कहते हैं, एक इंडिकेटर है, एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अगर हम उसको नेचुरल साइंस की भाषा में देखें तो वो बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है, ये सिर्फ़ उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो जो बुक में प्रयास किया गया वो ये था कि जो समस्या है वो क्या है? वो उसको समझने का एक प्रयास था। और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि वो बहुत सारे देशों की ये समस्या है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में फार्मर सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या है, फ्रांस में बहुत बड़ी समस्या है, यूएस में बहुत बड़ी समस्या है और अभी अगर आप देखेंगे कि जो फार्मर प्रोटेस्ट्स हैं, जो भारत में शुरू हुए आज से करीब 3 साल पहले, उसने पूरे यूरोप को झकझोर के रख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे जिसको जो राज्य व्यवस्था है वो कहीं न कहीं समझने में नाकाम रही है। और मुझे लगता है कि इसको इस व्यापक दृष्टिकोण से इस समस्या को समझने की और देखने की ज़रूरत है। सुधीर, आपने ये कहा कि ये बाकी सारे देशों में भी इस तरह की समस्या है। मेरे मन में ये एक प्रश्न आया कि क्या वहाँ भी इसकी बुनियाद वही है जो हमारे यहाँ है? काफ़ी हद तक फसलों का बर्बाद हो जाना, कुछ हद तक आर्थिक संकट आ जाना, बैंक का कर्ज हो जाना या फिर कोई और कारण है वहाँ पर, इन देशों में? जी, अवनींद्र कुछ कह रहे चाहूँगा हैं। जी। कि हाँ, मैं थोड़ा जोड़ना ये चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स का है। मैंने भी ज़्यादातर जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें आर्थिक मुद्दों की बात होती है, चाहे वो कर्ज की बात हो, चाहे वो फसल के लॉस की बात हो, चाहे लगातार गिरते मुनाफे की बात हो। तो ज़्यादातर फार्मर सुसाइड के मुद्दे आर्थिक व्यवस्था की ओर रहते हैं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है ज़्यादातर इनको। तो मुझे ये बताइए आपका दृष्टिकोण उससे कितना अलग है? क्योंकि एक सिंपल इंडिकेटर ये है कि ज़्यादातर उन जगहों में किसानों ने आत्महत्या की है ज़्यादा नंबर में, जहाँ की एग्रीकल्चर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी बेटर थी। तो आप किस तरह से इकोनॉमिक्स के परे इसे देखते हैं? जी, जी, मैं अगर आपके और कमल के सवाल को अगर जोड़कर देखूँ कि आर्थिक जो कारक हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं, वो सर्टेनली एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल आर्थिक कारक ही उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस किताब में उसी पर एक सवालिया निशान उठाया गया है और उसका एक जो इंटरमीडिएरी वेरिएबल है इसको समझाने के लिए, यानी कि आर्थिक समस्या के साथ अगर वो वेरिएबल जब जुड़ता है, तब वो वास्तव में मतलब सुसाइड तक या दूसरे जो डिस्ट्रेस के और इंडिकेटर्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचता है। वो है सोशल एस्पिरेशंस, जो आपका एक सामाजिक इमेज है आपका, जिसको हम कहते हैं इमेज ऑफ सेल्फ जो है, वो कहीं न कहीं जब ट्रांसफ़ॉर्म होता है, तब ये समस्या एक विकट रूप धारण करती है। और ये जो अस्तित्व का सवाल जिसको हम कहते हैं, वो सेल्फ से भी जुड़ा है, आपकी सोशल इमेज से भी जुड़ा है। अस्तित्व के उस सवाल में अ, ये सवाल आप दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में देख पाएँगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो या फ्रेंच फार्मर्स की बात हो। तो जहाँ पर भी किसान या जो ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें आर्थिक संकट के साथ-साथ ये एक सोच भी विकसित होने लगती है कि जो उनका एक सोशल प्रेस्टीज है, जो एक सेल्फ का नोशन है, वो कहीं न कहीं आहत हो रहा है, हर्ट हो रहा है। जब ये फैक्टर उसमें ऐड होता है, तो वो अलग-अलग रूप में डिस्ट्रेस के रूप में सामने आता है। और सुसाइड जो है वो उसका सबसे एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है। यानी कि उसमें आर्थिक तत्व भी जुड़े होते हैं और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी जुड़ी होती है।
जैसे आपने अभी ये सवाल किया जो वाक़ई एक बहुत जेन्युइन वो है, क्वेरी है और पज़ल भी है कि आत्महत्या के मामले उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा क्यों हैं जहाँ पर किसान जो हैं वो बेहतर करते हैं। जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र फार्मर्स की बात करें, तो पंजाब और महाराष्ट्र जो है वो देश के मतलब पर कैपिटा इनकम में स्पेशली फार्मिंग में सबसे टॉप पर हैं। तो ऐसे में वहाँ पर आत्महत्या के केसेज़ होना अपने आप में एक पज़ल है। उसका कारण ये भी है कि वहाँ के किसानों के एस्पिरेशंस जो हैं, जो रूरल एरियाज़ के एस्पिरेशंस जो हैं, कुछ खास कम्युनिटीज़ के एस्पिरेशंस जो हैं, वो इकोनॉमिक चेंज के साथ-साथ में परिवर्तित होते हैं। और जब वो सोशल एस्पिरेशंस इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के साथ मैच नहीं करते, जब उनमें मिसमैच शुरू होता है, तो वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को पैदा करता है। और जब ये मिसमैच इतना ज़्यादा हो जाता है कि साइकोलॉजिकली आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो, तो वो सुसाइड के रूप में भी सामने आता है, ड्रग एडिक्शन के केसेज़ के रूप में भी सामने आता है, या फिर वो दूसरे फॉर्म ऑफ वायलेंस के रूप में भी सामने आता है। जैसे आप अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी दूसरी कम्युनिटी, दूसरे ग्रुप्स पर निकालने का काम करते हैं। जैसे इसी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस जो है, वो ये है कि हरियाणा और पंजाब दोनों एग्रीकल्चरली बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। लेकिन हरियाणा में आपको सुसाइड केसेस नहीं मिलेंगे, जबकि पंजाब में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो पज़ल है, उसका हालाँकि मैंने हरियाणा को एक रिसर्च के तौर पर नहीं देखा है, लेकिन एक लंबा समय मैंने हरियाणा को भी ऑब्ज़र्व किया है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो अपने आप को कहीं न कहीं असर्ट करके और उस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को मैनेज करने का काम करते हैं। हालाँकि ये इतना सिंपल वो प्रोसेस नहीं होता है। जैसे कि किताब में एक लंबा सारा डिस्कशन जो है वो मैस्कुलिनिस्ट वैल्यूज़ पर है, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसको हम कहते हैं एक मर्दानगी का जो एहसास है, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ख़ास तौर से चूँकि ये अधिकांश सुसाइड्स जो हैं 90% केसेज़ इन फैक्ट वो पुरुष आत्महत्या के केसेज़ होते हैं। तो जो पुरुषत्व है या जो मर्दानगी जिसको कहते हैं, वो जब हर्ट होती है, तो वो कैसे मैनिफेस्ट होती है, और ये जो सेंस है, ये दुनिया के अधिकांश देशों में अभी भी देखने को मिलेगा, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो। और जहाँ-जहाँ पर वो एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और सोशल एस्पिरेशंस का मिसमैच जो है, वो जब उस सोशल एक्जिस्टेंस का सवाल बन जाता है, तो वो सुसाइड के रूप में मैनिफेस्ट होता है। धनंजय एक सवाल पूछ लेते फिर नवनीत आप पर आते हैं। धनंजय। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं अवनींद्र जी के जो प्रश्न हैं वो खत्म होने के बाद कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा, जिसमें इसमें जो कैटेगरीज़ यूज़ की हैं वो कितनी अनोखी हैं और कितना महत्वपूर्ण है, मैं उसमें बात करूँगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अवनींद्र जी अपने प्रश्न थैंक यू। एक्चुअली जब अभी के समय में अगर पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो गांव में जो सार्वजनिक स्थान है उनकी भूमिका, समुदाय की भूमिका या गांव की अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी काफी परिवर्तित हुई है। कई कई सारे बदलाव आए हैं। तो किस लेवल पर आप इन बदलाव को किसानों के आत्महत्या से जोड़ते हैं? किस लेवल पर आपको लगता है कि इनका एक योगदान है या रहा है इन घटनाओं में? जी, जब मैं किताब को स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो ये एक बड़ा डिलेमा था कि किस तरह से जो है इन कारकों को आपस में जोड़ते हुए एक थीमेटिक फॉर्म में उनको रखा जाए। और इसी में जब मैं ग्रामीण व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहा था, तो उसमें पॉलिटिक्स एज़ ए फैक्टर को मैंने ऐड किया, जो कि जनरली डिस्कोर्स से मिसिंग होता है। और पॉलिटिक्स को जनरली मतलब या तो पॉलिसी के डोमेन से देखा जाता है या इलेक्शन के डोमेन से देखा जाता है। तो उसको एक सामाजिक गतिविधि के रूप में हम इस बहस में कैसे ला सकते हैं, उसका एक प्रयास था। और जो बात अभी आपने कही कि जो समुदाय की भूमिका है वो कैसे परिवर्तित हुई, गाँव कैसे बदले, सार्वजनिक स्थान जो हैं गाँव में जो थे वो कैसे बदले। तो पॉलिटिक्स एक वेरिएबल के रूप में जो है, एक कारक के रूप में किस तरह से इनको प्रभावित करता है, और
उसके ऊपर ख़ास तौर से इसमें कुछ बात की गई है। और जो एक 3 हिस्सों में उसके बारे में बात की गई है। पहला ये कि सेल्फ कैसे ट्रांसफ़ॉर्म होता है। दूसरा समाज ग्रामीण समाज जो है जिसको जिसके लिए कई बार जैसे मुझे याद है कमल का एक लेख जो है वो प्रतिमान में छपा था जिसमें उन्होंने गोपाल गुरु के एक आर्टिकल को ट्रांसलेट किया है, जिसमें स्पेस को जो है वो स्थान के रूप में रखा गया है। लेकिन स्पेस को मैं एक दूसरे ढंग से इसमें रख रहा हूँ जिसमें पब्लिक स्पेसेस की बात की गई है। तो वो जो जिसके लिए हम लोग अक्सर जन स्थान का इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से चेंज हुए हैं। और फाइनली जो एक सामाजिक व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका क्या रही है, उसने कैसे इसको प्रभावित किया है। तो जो 2 पार्ट हैं, पहला कि इसने जो सेल्फ की भूमिका है, अहम की भूमिका जो है ख़ास तौर से पुरुषों में, उसको किस तरह से प्रभावित किया है और उसको ख़ास तौर से पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में उसमें अणख की बात की गई है, जो कि अगर आप देखेंगे किसान आंदोलन में लगातार उस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जब आपकी अणख जो है, जो प्रेस्टीज है उसको हार्म होता है, हर्ट होती है वो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम प्रेस्टीज की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर हर्ट होती है, कैसे हर्ट होती है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने रिसर्च में काफ़ी सारे लोगों से जब बात की, रूरल एरियाज़ में मैं जब घूमा रहा, तो मैंने देखा कि लोगों का बार-बार ये कहना था कि पहले हम लोग जो बैठ के बात करते थे, मुद्दों को सुलझाते थे, उसके बारे में एक कलेक्टिव सेंस ऑफ डिस्कशन होता था। धीरे-धीरे वो सेंस खत्म हो गया क्योंकि वो कलेक्टिव स्पेसेस ही नहीं बचे जहाँ पर बैठ के आप बात कर सकते हो। तो टीवी और जो मॉडर्न एंटरटेनमेंट के साधन जो हैं, उन्होंने एक उन पुराने कलेक्टिव स्पेसेस को पूरी तरह से डिसअपीयर कर दिया है। प्लस उसके अलावा ये भी हुआ कि जो जिसके बारे में किताब में ज़िक्र भी है कि जो पीपल का पेड़ होता था या उसके नीचे बहुत सारी खुली जगह होती थी जहाँ पर लोग बैठते थे, धीरे-धीरे पीपल के पेड़ सूख गए, नए पेड़ किसी ने लगाए नहीं और वो जो कॉमन स्पेस होता था वो धीरे-धीरे कंक्रीटाइज़ हो गया, पक्का हो गया, तो अब कच्चे स्पेस पे तो आप पानी डाल कर के गर्मियों में बैठ सकते हैं, लेकिन आप अ, पक्के स्पेस पर तो बैठ नहीं पाएँगे। पक्का स्पेस सर्दियों में कंफर्टेबल होता है, लेकिन सर्दियों में धीरे-धीरे लोगों ने बाहर बैठना बंद कर दिया। तो इवेंचुअली जो है रूरल सोसाइटी एक ऐसे लेवल पर पहुँची, जहाँ पर लोगों का ये कहना था कि अब हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम कॉमन स्पेसेस नहीं है जहाँ पे हम बैठ के बात कर सकें। तो जब आपके पास बैठने की जगह नहीं है, तो जो कॉमन डिस्कशंस पॉइंट्स होते थे या डिस्कशन के जो मुद्दे होते थे, वो भी धीरे-धीरे डिसअपीयर हो गए। और बार-बार बातचीत में ये सामने आया कि अब जो है एक तरह का एक व्यक्तिगत समाज जो है वो ग्रामीण व्यवस्था में धीरे-धीरे विकसित हो रहा है जिसमें कि लोग इस बात से घबराने लगे हैं कि हम किसी के पर्सनल मैटर में ना इंटरवीन करें। तो एक सवाल जो मैंने खास तौर से महाराष्ट्र में पूछा, एक महाराष्ट्र के जिस गाँव का ज़िक्र है, उस गाँव में करीब 10 सालों में हर साल एक आत्महत्या का केस था। तो मैंने ये सवाल पूछा कि एक ग्रामीण समाज के रूप में क्या आपको नहीं लगा कि आपको इसके बारे में इकट्ठा बैठ के बात करना चाहिए? तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि ये तो एक व्यक्तिगत समस्या है, परिवार का अपना मुद्दा है। हम उसको सामाजिक किसी प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर के परिवार का जो प्रेस्टीज है उसको हार्म नहीं करना चाहते। अब आप देखें कि हमारा जो लेंस है उसको देखने का वो ये है कि ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है। जबकि जो ग्रामीण समाज है वो उसको कलेक्टिव प्रॉब्लम के रूप में परसीव ही नहीं कर रहा है, वो उसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के रूप में देख रहा है। तो उसमें जब मैंने अगला सवाल ये पूछा कि ग्रामीण समाज तो हमारा जो मानना है एक तरह से कि वो कॉमन प्रॉब्लम्स हो या फैमिली का प्रॉब्लम हो उसको टेक अप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है ग्रामीण समाज वैसा नहीं रहा है जिसमें कि आप किसी के फैमिली या पर्सनल मैटर्स में इंटरवीन करें। अनलेस कोई आपके पास चल के आए और कहे कि मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। तो ये एक समुदाय के स्तर पर जो है ये एक बड़ा बड़ा परिवर्तन जो है वो मुझे लगा। तो उसी तरह से लोगों का ये भी कहना था कि ख़ास तौर से पंजाब के बारे में उसमें ज़िक्र भी है कि पहले जब अगर कोई आर्थिक संकट भी होता था, तो आप अपने परिवार या कुनबे या रिश्तेदार या किसी को अप्रोच करते थे फाइनेंशियल हेल्प के लिए।
लेकिन धीरे-धीरे वो एक प्रेस्टीज का इश्यू बन गया कि आप किसी और को अप्रोच कर सकते हैं, बट अपने परिवार को अप्रोच नहीं करेंगे। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि उनके सामने ये बात इस बात का खुलासा हो कि आर्थिक तौर पर आप कितनी तंगी में हैं। तो महाराष्ट्र में जैसे कि एक सज्जन थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप हर एक परिवार में जाएँ तो आप देखेंगे कि उनके घरों में आपको बहुत सारे छुपे हुए जो हैं वो मैरिज के कार्ड्स मिलेंगे। क्योंकि वो बहुत सारी शादियाँ अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि शादी में देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। और वो धीरे-धीरे जो है आपके लिए एक प्रेस्टीज का इश्यू बन जाता है कि आप जो है समाज की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने जब सामुदायिक परिवर्तन की बात की है, तो उसमें पब्लिक स्पेसेस के अलावा इसका भी ज़िक्र है कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते थे, बच्चे के जन्म पर या शादी-ब्याह या किसी मृत्यु के टाइम पर, धीरे-धीरे वो उनका स्वरूप कैसे परिवर्तित हुआ है। तो शादी जो है वो अब एक इट्स नॉट अ कलेक्टिव अफेयर कि जो है काम सारा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा। अब शादी का मतलब है कि आप बैंक्वेट हॉल हायर करेंगे और लोग जाएँगे, 4-5 घंटे खाना खाएँगे, बहुत सारा वेस्ट करेंगे और उसके बाद में शादी खत्म हो जाती है। तो पहले वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन होता था, पूरा समाज का इन्वॉल्वमेंट होना और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक सामाजिक प्रक्रिया होती थी। तो वो प्रक्रिया धीरे-धीरे अब समाप्त हो गई है। तो ये सामुदायिक परिवर्तन के जो आयाम हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उस प्रोसेस को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से जोड़ के देखना काफ़ी ज़रूरी है एज़ अ सोशल साइंटिस्ट। बिल्कुल फिर से मैं एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे हमेशा टेम्पटेशन होती है आर्थिक मुद्दों पर वापस आने की। तो एक्चुअली जब मान लीजिए हम लोग जब फार्मर सुसाइड की बात करते हैं, किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं, तो ज़्यादातर आर्टिकल्स या रिसर्च वर्क में नव उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसके अंदर में जितने भी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली कृषि से संबंधित नीतियों में परिवर्तन, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है। आपकी किताब में आपके अनुसार इस नीति परिवर्तन का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस रहा इन घटनाओं को बढ़ाने में या इसके संदर्भ में? जी अवनींद्र, आपने इनफैक्ट जब आपने पहली बात बोली एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मुझे इसी से रिलेटेड एक चीज़ याद आई कि एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जो मुझे लगता है कि हम सबके ही फेमस ऑथर हैं एक तरह से, और जिसका ज़िक्र इस किताब में कई बार आता है, वो है कार्ल पोलानी का जो काम है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और अक्सर कार्ल पोलानी को, और ये एक त्रासदी है मैं कहूँगा, कार्ल पोलानी को भी सोशल साइंटिस्ट ने बहुत हद तक इकोनॉमिस्ट्स के लिए छोड़ दिया है। सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने भी ये माना कि मतलब कार्ल पोलानी जो है उनका पूरा काम जो है वो इकोनॉमिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कार्ल पोलानी को पॉलिटिक्स में भी देखा है। लेकिन वो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, उस पहलू को कहीं न कहीं हमने पोलानी के उस एस्पेक्ट को छोड़ दिया है, जिसको कि बाद में मॉरल इकोनॉमी से भी जोड़ा जाता है, जिसके बारे में जेम्स स्कॉट भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये कहना हो कि अर्थव्यवस्था के तौर पर या आर्थिक विज्ञान में ये किताब जो है कौन से पहलू को छूती है, तो मैं कहूँगा कि वो कार्ल पोलानी का जो मॉरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं उसके क्लोज़ जाती है। और नव उदारवाद की जो बात है, वो मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि वो वास्तव में एक आर्थिक प्रक्रिया से ज़्यादा एक सामाजिक प्रक्रिया थी। और अक्सर भारत में उसको एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में देख करके उसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थे, उसको इग्नोर किया गया है। इनफैक्ट मैं इसको ये भी कहूँगा कि वास्तव में नव उदारवाद जो है, वो एक कारण कम और एक परिणाम ज़्यादा था। और भारत में 1980 के दशक में एक बहुत बड़ा एस्पिरेशनल कास्ट और क्लास ग्रुप पैदा हो रहा था और स्टेट के ऊपर लगातार ये प्रेशर था कि वो कैसे उन एस्पिरेशंस को मैच करे। और उन एस्पिरेशंस को मैच करने का एकमात्र रास्ता था भारतीय राज्य व्यवस्था से बाहर निकल करके ये दिखाना कि अब हम वैश्विक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो नव उदारवाद की नीतियां थी, वो उन एस्पिरेशंस के प्रेशर में भारतीय स्टेट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था
लेकिन उसका एक पहलू ये भी होता है कि एक बार अगर आप उस प्रोसेस में चल पड़ते हैं तो वो एक ट्रैप है, आप उससे कभी बैक ट्रैक नहीं कर पाएँगे। और अब जो है, जो कई बार कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा और मुझे ये एक पॉलिटिशियन ने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया था, खास तौर से जब इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया जा रहा था इंडिया में, कि हम लोग ग्रेजुअलिज़्म की तरह जाएँगे, तो एक बार 10% एफडीआई, फिर 30% एफडीआई, फिर 50% एफडीआई। तो ये सवाल जो है भारत के कृषि मंत्री ने पूछा था और ये एक इन्फॉर्मल डिस्कशन का सवाल है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि अ, 10, 20, 30, 50 का कोई रैशनल है, कोई लॉजिक है? क्योंकि इवेंचुअली आप 10 से शुरू होकर के और 100 तक जाएँगे। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विथ 100 इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय 10, 20, 30, 50 लाइक दैट? द ओनली लॉजिक व्हिच वाज़ गिवन कि हम एक ग्रेजुअल अप्रोच से जा रहे हैं ताकि बहुत सेटबैक के फॉर्म में ये ना हो। तो मुझे लगता है कि जो नियोलिबरलिज्म था वो उन एस्पिरेशनल कास्ट्स एंड क्लासेस के प्रेशर में स्टेट का रिस्पॉन्स था और स्टेट अभी भी उस रिस्पॉन्स के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एस्पिरेशंस कंटिन्यूअसली जो है वो राइज पर हैं। तो हम लोग आज जो फार्मर प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं वो उन्हीं एस्पिरेशंस का असर्शन है और स्टेट के पास उन असर्शन को मैनेज करने का और मैं इनफैक्ट कहूंगा कि उसको डाइवर्ट करने का एक अच्छा तरीका जो है वो वैश्वीकरण है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के सवाल का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह शायद मैं ये जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट कार्ल पोलियानी ने कहा ये पहला सिस्टम था जिसमें कि बाजार ही समाज को नियंत्रित कर रहा है। इससे पहले कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। समाज के आधार पर बाजार का निर्धारण होता था, उनके ट्रांजैक्शंस डिसाइड होते थे, लेकिन ये नया सिस्टम ऐसा है इसमें बाजार के तरीके से समाज का निर्माण हो रहा है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, इसलिए मुझे याद आया जब कार्ल पोलियानी की बात आप कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी काफी हद तक कृषि और लेबर पे काम करता हूँ। मेरा फील्ड वर्क बिहार रहा है। तो मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो मुझे वहां से सैंपल नजर नहीं आए। तो मुझे लगता है कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों का, मान लीजिए पंजाब है, बिहार है, क्योंकि ये काफी कॉन्ट्रास्ट है। पंजाब एक तरफ सबसे अच्छे इंडिकेटर्स पर है, बिहार सबसे नीचे में है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे राज्यों को आपके सैंपल में इंक्लूड करने से तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा बेहतर हो सकता था, या फिर आपके अध्ययन में ऑलरेडी उस चीज को फोकस कर लिया गया है दूसरे माध्यमों से? नहीं, आपने ठीक कहा अवनिंद्र। मुझे लगता है कि वो एक इस स्टडी का एक लिमिटेशन है और आई विश कि मैं और ज़्यादा केस स्टडीज़ को इन्वॉल्व कर पाता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एज़ ए रिसर्चर हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और उसी लिमिटेशंस में मुझे भी इस बात का मलाल है कि मैं ख़ास तौर से बिहार को जो है वो नहीं समझ पाया और अभी भी मतलब अगर मुझे मौका मिले कि किसी एक स्टेट में मैं इस चीज़ को देखना चाहूँगा, तो वो बिहार होगा या फिर कोई और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का कोई एक स्टेट होगा, जो मुझे लगता है कि इसमें ये कमी है। तो वाक़ई ये बात तो सच है कि उस केस को शामिल करने से शायद इस मुद्दे की समझ और बेहतर हो पाती। या हो सकता है कि शायद ये जो इंटरनल माइग्रेशन है, जो इतने लोगों को बिहार और झारखंड बाहर भेज रहा है, हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन उसका भी हो, या कहीं न कहीं, क्योंकि पंजाब से लोग बाहर जा रहे हैं, बिहार से लोग वेस्ट में जा रहे हैं, तो जी, वो भी जी, जी। कहीं हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में ये आती है कि जब आर्थिक समस्याओं की ओर देखा जाता है, कभी भी जब आर्थिक नीतियों की ओर देखा जाता है, तो आपकी समझ ये होती है कि इन नीतियों के कारण ये समस्याएं हो रही है और इसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ज्यादातर समय में ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कई बार इसे हम वापस नहीं कर सकते आर्थिक नीतियों की तरह। आर्थिक नीतियों को भी बदलना आसान नहीं होता क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन असंभव भी नहीं होता। बट सामाजिक परिवर्तन जो है, जितनी भी चीजें आपने कही, चाहे सामाजिक सार्वजनिक स्थान में परिवर्तन, समुदाय के रोल में परिवर्तन, ये सब ज्यादातर यूनि डायरेक्शन है। तो इस संदर्भ में आपके अनुसार, या आपने जो बुक में किया है, कि किस तरह से अगर हम किसानों की आत्महत्या को रोकना चाहते हैं तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन है इसे वापस ले जाना या फिर इसमें परिवर्तन करना। तो आपके सुझाव क्या होंगे उसमें? जी, जी। इसमें जैसे किताब में एक चैप्टर जो है वो पॉलिसीज़ के बारे में है और उसमें जो आपने एक्चुअली कहा वो बिल्कुल सही है कि
उसका उस चैप्टर का एक आर्गुमेंट जो है वो ये है कि इवेंचुअली रूरल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी थी वो धीरे-धीरे यूनिडायमेंशनल होती चली गई, खास तौर से एग्रीकल्चरल सेंट्रिक होती चली गई। तो 1950 के दशक में खास तौर से पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका ये एक फोकस था कि एक बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट का पॉलिसी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि उसमें स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस जो हैं उनसे लेकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियस था। और उसका जो प्रयास था वो बेसिकली ये था कि जो भारत का आधुनिकीकरण है वो सिर्फ आर्थिक ना हो, वो सामाजिक भी हो और कम से कम उसके बारे में बातचीत होना शुरू हो। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में वो चेंज हो जाता है और उसमें ये मान लिया जाता है कि अगर आर्थिक परिवर्तन होगा तो धीरे-धीरे उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, जो कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में सामने आएगा। और मुझे लगता है कि 1970 तक आते-आते इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि ऐसा नहीं है। और खास तौर से आज तो जिस तरह की रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में खास तौर से सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो गैप वाइडन हुआ है, वो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं वो जो प्रोजेक्ट जो 1950 के दशक में बीच में छोड़ दिया गया, आज हम उसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं। तो मतलब मुझे अगर एक चॉइस दी जाए तो मैं ये कहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि पास्ट में जाना ठीक नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इंडिया हैड अडॉप्टेड सिंस इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है कि उसी तरह के एक होलिस्टिक अप्रोच के प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है, जिसमें कि रूरल डिग्निटी जो है, एक रूरल एरियाज़ फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों का ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ सिटीज़नशिप, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है, जो इंडियन स्टेट है उसमें रिवाइव करने के लिए बहुत हद तक ज़रूरी है। और जैसा आप जानते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि वो प्रोग्राम एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था और वैसे इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब मुझे लगता है धनंजय जी के पास भी बहुत सारे कोई प्रश्न होंगे, क्वेरीज होगी, तो मैं धन्यवाद अवनींद्र, धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद सुधीर इस व्यापक चर्चा के लिए। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ बहुत संक्षिप्त टिप्पणी है जो इस किताब को पढ़ने के बाद आई हैं और यह बहुत ही जरूरी था कि इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिबेट बनाते हुए इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशन लाए। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिबेट उससे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जब आप एक पॉलिटिक्स और एक इकोनॉमिक्स के स्कॉलर रूरल पे बात कर रहे हैं, जो प्राय सोशियोलॉजी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए ही हमेशा स्टडी किया गया था। तो यह एक तरह से जो सुधीर कह रहे हैं कि अपनी किताब में बार बार वो यह बात कह रहे हैं कि वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या उसके माध्यम से रूरल को देख रहे हैं। एक और चीज है कि ये पुस्तक में सुधीर एक टेंशन से भी गुजर रहे हैं और वो टेंशन इस पुस्तक में यह है कि वो अपने को रिसर्चर के तौर पे देखें या इन्वॉल्व रिसर्चर के तौर पे देखें, तो बहुत जगह वहां पे दिखता है कि सुधीर काफी इन्वॉल्व रिसर्चर के तौर पे भी रूरल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा सिर्फ एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट के तौर पे न रह के वो एक लाइफ के इंटरप्रिटेटिव एस्पेक्ट से भी जुड़ता है। तो ये संघर्ष बहुत लास्ट के जो चैप्टर्स हैं या जहाँ पे वो कुछ कैटेगरीज डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे वो टेंशन दिख रहा है कि वो डेटा को लें या इन्वॉल्व रिसर्च की तरह उसको इंटरप्रेट करें और रूरल को समझे। तो कुछ जैसे टर्म है जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, रूरल सिविक इंगेजमेंट की बात सुधीर अपनी किताब में कहते हैं। सिविक इंगेजमेंट जनरली हम लोग अर्बन स्टडीज या अर्बन सोशियोलॉजी में ही सुनते आए हैं, या सुधीर एक जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डिलेपिडेशन का, जो मतलब ग्रामीण समाज हिंदी में कहें तो जीर्ण और शीर्ण अवस्था में है, उसका सीधा साधा अनुवाद ये होगा। एक वो जो कैटेगरी डेवलप करने की बात कर रहे हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी बोलेंगे, जिसको सुधीर ने अभी डिफाइन किया, या जो मैं स्थानिक श्रेणी के तौर पे समझना चाहूंगा कि स्पेस को कैसे हम समझें रूरल में। और जो एक संक्रमण किसान जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उनमें
पीजेंट इन ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, पीजेंट भी एक ट्रांजिशन की, और ये पीजेंट इन ट्रांजिशन सबसे वल्नरेबल कैटेगरी के तौर पे सुधीर की पुस्तक में आता है। और यहाँ पे ग्रामीण समाज की पुरुषवादी संरचना पे सुधीर ध्यान इंकित भी करते हैं। और यहाँ पे एक जो टर्म यूज करें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एम्बेडेड इंटरमीडिएटरी कास्ट क्लास पेजेंट फार्मर। तो यहाँ पे एक एम्बेडेड इंटरमीडिएटरी है जहाँ पे कास्ट क्लास पेजेंट के तौर पे आता है। बहुत ही कम स्टडीज में साइकोलॉजिकल हेल्थ और कॉमन पब्लिक स्पेसेस की बात की जाती है। तो मुझे प्रश्न की जगह ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंसाइट्स लगे जहाँ पे हम अपने रूरल के समझ को और विस्तृत कर सकते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है कि रूरल स्टडीज में या रूरल इंडिया में जो कि 65% भारत का टोटल पॉपुलेशन अभी भी जो इकोनॉमिक सर्वे या जो भी बहुत सारे गवर्नमेंट डेटा है ये बोलते हैं कि 65% लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आंदोलन भी हुआ करते थे कभी कभी, और उन आंदोलनों का प्रेजेंस या अब्सेंस और जो सुसाइड है वो जैसे न्यू लिबरलिज्म के बाद, नव उदारवाद के बाद आंदोलनों की प्रवृत्ति में भी, ये पुस्तक का नहीं मतलब ज्यादा ये पुस्तक इस वे में एंट्री नहीं डिस्कोर्स में, लेकिन 1991 के बाद जहाँ पे हम प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं वहां पे आंदोलनों में भी क्या परिवर्तन आए हैं। और दूसरा जो एक और लोग काउंटर आर्गुमेंट देते हैं जो सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट की, हाँ सुसाइड उन्हीं क्षेत्रों में जहां हुए हैं जहां जो विकसित राज्य हैं भारत के, लेकिन इन्हीं विकसित राज्यों में ज्यादा क्रेडिट लिए गए हैं किसानों के द्वारा, जहां बैंक लोन ज्यादा यहीं पे लिए गए हैं। तो जो बैंक लोन सबसे ज्यादा यहीं पे लिए गए हैं और जो कोअर्सिव मेजर्स हैं यहीं पे लिए गए हैं, उसका भी एक आउटकम रहा है जो सुसाइड पॉलिसीज रहा है। तो दोनों में कैसे आप संबंध देखते हैं? जी धनंजय, थैंक यू। इनफैक्ट बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज की आपने बात की, और एक्चुअली आपने बहुत सही कहा कि वो एक पर्सनल जर्नी भी थी और कई मायनों में बहुत ट्रॉमेटिक जर्नी भी थी। और बार-बार ये जो सवाल है एज़ रिसर्चर्स, एज़ एन इन्वॉल्व्ड रिसर्चर, या आप एक सेफ डिस्टेंस से कैसे इस सवाल को समझें, ये एक डिलेमा थ्रू आउट रहा। और एक ये भी मॉरल डिलेमा था कि जिस तरह का एक डोमिनेंट डिस्कोर्स जो है वो ये है कि आर्थिक समस्या के रूप में इसको देखा देखा जाना चाहिए, और अगर आप आर्थिक कारकों से हटकर उसको देखने की बात करते हैं तो कई बार ये मोर एक इल्ज़ाम भी आपके ऊपर एक तरह से ये आता है कि आप जो हैं उन कारकों को नकार रहे हैं, जो कि इस पुस्तक का कतई प्रयास नहीं था। प्रयास ये था कि उसके साथ-साथ में और बहुत सारे कारक हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और थैंक यू, आपने उनको बढ़िया से जो है थोड़ा और भी उठाया। इसमें इस किताब में एक चैप्टर है जो जो कि आंदोलनों के बारे में बात करता है, और वो ये कहने की कोशिश करता है कि जो आंदोलन हैं वो सिर्फ़, जिनको कई बार कहा जाता है कि किसान आंदोलन जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हैं या पर्क्स के लिए हैं, सब्सिडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हैं। कई बार उसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। मुझे लगता है वो उसकी करेक्ट रीडिंग नहीं है, और उसको मैंने जिसको उसको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि वो एक एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उसको रीअसर्ट करने का एक तरीका है आंदोलन। और जो किसान आंदोलन 2 साल पहले हुआ उसमें भी ये बात सामने आई, और अभी फिर से जो है वो आंदोलन जब धीरे-धीरे एक मोमेंटम पकड़ रहा है तो उसमें भी ये बात बार-बार सामने आती है कि किसान अपने जो रहन-सहन है, अपना जो समाज व्यवस्था है, उसके साथ चल कर के आंदोलन का जो तरीका है, वो एक अर्बन सेंट्रिक जो प्रोटेस्ट कल्चर है उससे बहुत अलग है। और ये बिल्कुल पिछले किसान आंदोलन में पिछली बार भी एकदम सामने आया, और आप ये देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जब फ्रांस के किसानों ने एफिल टावर के सामने ले जाकर के अपना सारा प्रोड्यूस जो है वहाँ पे रख दिया, और उसके अलावा स्पेन में, इटली में, या अ अ, बाद में जो है जर्मनी में किसानों ने इसी तरह से अपनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो सड़कों पे फेंक दिए। और ये जो आंदोलन का तरीका था, ये महाराष्ट्र में भी था, ये उससे पहले मध्य प्रदेश में भी था, पंजाब में भी था।
तो ये जो असर्शन है एक तरह का, ये मुझे लगता है कि एक आपका जो एक लाइफ़स्टाइल है, आपका एक जो जिसको कल्चर कहना तो शायद एप्रोप्रिएट कितना होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो आपका रहन-सहन है, जीने का ढंग जो है, उसके साथ ही एक असर्शन है। उससे अलग हटकर ये असर्शन नहीं है। और आंदोलन जो है वो इस रूप में भी देखे जाने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात जो सवाल ये है कि जो क्रेडिट इकोनॉमी है और उसने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये बात सच है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉस्पेरस एरियाज़ में ज़्यादा हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि वो एरियाज़ प्रॉस्पेरस इसीलिए हुए क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल थी, जो कि बहुत सारे इलाकों में जैसे अवनिंद्र जो हैं वो बिहार की बात कर रहे थे। बहुत सारे इलाकों में अभी भी इन्फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर अभी भी नहीं है। तो जो कैपिटलिस्ट ट्रांज़िशन है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है सोशल ट्रांसफ़ॉर्मेशन उसमें क्रेडिट इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो ये है कि जब तक वो क्रेडिट इकोनॉमी और जो डिफ़ॉल्टर्स का एक वो सेंस होता है, जब तक वो पब्लिक डोमेन में आपके प्रेस्टीज को हर्ट करने तक नहीं आता है, तब तक वो मैनेजेबल है। लेकिन जब वो पब्लिक डोमेन में आने लगता है, जैसे कि जो बुंदेलखंड के किसान की बात जो है किताब में कही गई है, या कुछ किसानों के पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की गई, जब अ बैंक ऑफिशियल्स जो थे या जो क्रेडिट एजेंसीज़ थी, उनके जो नुमाइंदे थे, उन्होंने गाँव के बीच में या पंचायत में या कहीं आके कहा कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम आपकी ज़मीन जो है वो ले लेंगे या आपको सरेआम बेइज़्ज़त करेंगे। वहाँ पर आकर जो है, वो किसान के लिए उसको हैंडल करना जो है, वो मुश्किल होता है। तो ये जो क्रेडिट इकोनॉमी है, मुझे लगता है उसके साथ-साथ में जो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर और उसका जो प्रेशराइज़िंग फैक्टर है, वो कैसे इवॉल्व होता है। जैसे एक सवाल जो है जो किताब में बहुत ही मतलब मैं कहूँगा सतही तौर पर उठाया गया, ज़्यादा मैं उसको डील नहीं कर पाया। वो ये है कि जो क्रेडिट है, वो किसान के लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, किसानी अर्थव्यवस्था हमेशा से क्रेडिट आधारित ही रही है। पहले इन्फॉर्मल थी और अभी जो है अब तो फिर भी बेटर है इनफैक्ट। जब इन्फॉर्मल क्रेडिट में इतना ज़्यादा प्रेशराइज़िंग थी, तब किसान आत्महत्या के मामले नहीं आते थे। लेकिन अब जो है जब वो इतनी फॉर्मल है जिसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तब किसान उस क्रेडिट या डेट इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों है? उसका बहुत बड़ा कारण ये है जैसे कि पंजाब के केस में अगर हम देखें, तो ये है कि जो जिसको बार-बार बिचौलिए कहा जाता है या आड़तिया कहा जाता है, जो कि इन्फॉर्मली फार्मर्स को लोन देने का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं उनके सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो अगर वो आपसे ऋण आपसे चुकाना भी चाहते हैं या वापस भी लेना चाहते हैं, तो उसका एक सोशल प्रोसेस है। वो ये करना उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो आकर को सरेआम आपको ये धमकी दें कि हम आपसे ले लेंगे या आपके साथ ऐसा कर लेंगे। ये उनके लिए संभव नहीं होता है क्योंकि डेथ सेरेमनी में भी उनको जाना है, मैरिज में भी जाना है, बर्थ सेरेमनी में भी जाना है, आपस में लिंकेजेस भी हैं। लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, उसमें इनमें से कोई भी फैक्टर काम नहीं करता। मैनेजर जो है एचडीएफसी का मैनेजर हो या एसबीआई का मैनेजर हो, उसका ना कोई रिश्तेदार है, ना ही उसका कोई कनेक्शन है, उसका सिंपल एक टारगेट है, उसको वो टारगेट मैच करना है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट का जो ये सोशल सेक्टर के साथ एंगेजमेंट है, वो एक्चुअली एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है और यही एक कारण है जो आप देखेंगे कि पिछले किसान आंदोलन में ये एक बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई कि पिछले 70 सालों से हम लोग आढ़तियों को और किसानों को एक-दूसरे का दुश्मन मान रहे थे। और किसान आंदोलन में दोनों एक-दूसरे को बचाने के लिए सामने आए। जब किसानों ने कहा कि नहीं हमको एपीएमसी भी चाहिए, हमको आड़तिया भी चाहिए, लेकिन हमको स्टेट का सपोर्ट और इंटरवेंशन भी चाहिए। अब और ये एक एक अजीब कॉम्बिनेशन था। तो मुझे लगता है कि जो सवाल आपने उठाया वो सवाल अभी भी मैं कहूँगा अनबुझा-सा सवाल है, उसको और डीप डीप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी लेयर्स जो हैं वो धीरे-धीरे खुल रही हैं। जी। धनंजय आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बस। अच्छा मैं सुधीर आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा और एक बार फिर से ये आम पाठक या आम
जनता के सवाल के रूप में ही आप इसको लें, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो किसानों की आत्महत्या का मुद्दा ज़्यादा खबरों में रहता था, ज़्यादा उस पर चिंता जताई जाती थी, राजनीतिक दल ज़्यादा बोलते थे। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि पिछले 5, 7, 8, 9 सालों से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ही नेपथ्य में मुद्दा चला गया है। तो क्या ये मुद्दा अब उतना प्रभावी नहीं रहा? क्या नरेंद्र मोदी जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ और नीतियाँ बना रहे हैं, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है? आप अभी जो दोनों बदलाव हो, दोनों शासन में, उसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे? जी, जी। ये कमल वाक़ई बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। इनफैक्ट अभी 3 हफ्ते पहले हमने एक सेमिनार कराया, जिसमें एग्ज़ैक्टली इसी मुद्दे पर बात हुई कि जो जो इनकम सेंट्रिक पैराडाइम है फार्मिंग रिलेटेड इश्यूज़ का या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ का, वो कितना सही आर्टिकुलेशन और मैनिफेस्टेशन है इस पूरे इश्यू का। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है 2014 के बाद में ख़ास तौर से, वो ये है कि पूरा ये डिबेट जो है वो इनकम सेंट्रिक होकर के रह गया है, जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का पूरा एक मुद्दा है। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि अनफॉर्च्यूनेटली इवन जो फार्मर मूवमेंट है, उसका रिस्पॉन्स भी एमएसपी और इनकम सेंट्रिक होकर के रह गया है। तो कहीं न कहीं जो एक आंदोलन में एक मुद्दों की विविधता थी या उन विविधता को लेकर के एक ओपननेस थी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे नैरो डाउन हो गई है इकोनॉमिक फैक्टर्स पर और ख़ास तौर से इनकम सेंट्रिक डिस्कोर्स पर। और जब जब मतलब इतिहास भी ये बताता है कि जब कभी सोशल इश्यूज़ जो हैं, वो किसी यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव से जब समझे या देखे जाने लगते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, वो ये होता है कि जो वाइडर लार्जर क्वेश्चन्स हैं, वो सारे जैसा आपने कहा वो नेपथ्य में चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ सिर्फ़ इस मुद्दे के साथ ही नहीं इनफैक्ट वो दूसरे मुद्दों के साथ भी हुआ है। जैसे कि स्टूडेंट सुसाइड का मुद्दा भी जो है, वो आप देखेंगे कि किस तरह से नेपथ्य में चला गया है। और बार-बार उसको ये कहा जाता है कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जैसे कि वो मुद्दे जो हैं वो हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली हम लोग एक ऐसे फ़ेज़ में पॉलिटिक्स के एक ऐसे फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक रैशनल जो है, वो बाकी सारे रैशनल से बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और उसमें सोशल सेंसिटिविटी जो है, वो हमेशा मार्जिन्स पे चली जाती है। तो मेरी रीडिंग जो है उसको लेकर के ये है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में है, इस पे बात हो चुकी है, अवनिंद्र इसको लेकर आ चुके हैं। लेकिन ये हो सकता है अवनिंद्र भी इसका जवाब दें कि मेरी समझ ये है कि बिहार में उस तरीके से आत्महत्या के मामले नहीं आते। आपने उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया कि उस तरीके से सोशल प्रेस्टीज वाला मुद्दा नहीं है, इस तरह की चीज़ें। पर क्या इसका एक कारण पॉलिटिकल अवेयरनेस में भी हम ढूँढ सकते हैं? ग्रामीण स्तर पर राजनीति ज़्यादा गुलबंद है, जातियों का स्तर पर गुलबंद है, तो शायद वो आपके तर्क से मिलता है कि कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। पर वो दोनों के बीच में अंतर के कोई और ठोस कारण आप बता सकते हैं कि बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आम तौर पर, जो मेरी समझ है एक आम पाठक के रूप में, वहाँ पर किसानों की आत्महत्या की खबरें बहुत नहीं के बराबर आती हैं महाराष्ट्र और पंजाब की तुलना में। ये मेरा एक आखिरी क्वेरी। जी, उसमें एक बात तो जो अवनींद्र ने मुझे लगता है कही वो बहुत सही थी कि अ, जो माइग्रेशन जो है, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है और वो उस प्रेशर को रिलीज़ करने का काम शायद करता होगा, पहली बात। हुँ, दूसरी बात कि जो जो एस्पिरेशनल कास्ट्स और क्लासेस हैं, वो महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, मुझे लगता है बहुत हद तक वो एक जो रूरल एग्रेरियन कास्ट क्लास जो है जिसको मैं एम्बेडेड कास्ट्स और क्लासेस बोलता हूँ, वो एम्बेडेडनेस का नेचर जो है, वो मुझे लगता है कि इन इलाकों में ज़्यादा है बनिस्बत बिहार के। तो जो किसानी से, खेती से जो एक प्रेस्टीज का सवाल जुड़ा हुआ जो होता है, मुझे लगता है कि ये ये सिर्फ़ एक हाइपोथेसिस आप कह सकते हैं। ये मतलब इसका कोई कॉन्क्रीट मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रेस्टीज का जो इश्यू है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका सोशल चेंज भी कारण हो सकता है, इकोनॉमिक चेंज भी कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस भी एक कारण हो सकती है। प्लस मुझे लगता है कि जो साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग थी जिसके ऊपर अवनींद्र का बहुत बढ़िया काम भी है, जो लैंड होल्डिंग साइज़ जो है वो जैसे-जैसे चेंज हुआ,
तो धीरे-धीरे वो प्रेस्टीज खत्म हो गया, क्योंकि 1 एकड़ का किसान जो है वो धीरे-धीरे उस लैंड से डिटैच होता चला जाता है। तो प्रैक्टिकली इनफैक्ट अगर अभी भी आप देखेंगे तो हम भारत में लैंडलेस लेबरर्स जो हैं उनका नंबर धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जोत का साइज़ छोटा होता गया और इवेंचुअली वो एक एक नेग्लिजिबल फैक्टर के रूप में सामने आया है। ना ही महाराष्ट्र में ऐसा है, ना ही पंजाब में ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सोशल प्रेस्टीज एग्रीकल्चर के साथ ऐड होना, ये हर स्टेट का फिनोमेना नहीं है। और फार्मर सुसाइड उन्हीं इलाकों में आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ ये दोनों अटैच्ड हैं। ये मेरी एक स्केची रीडिंग है शायद, और इस पे बेहतर काम करने की संभावना है, ज़रूरत है, सोचने की भी ज़रूरत है मुझे। अवनींद्र शायद कुछ बेहतर कह पाएँ तो। जी, अवनींद्र अगर आप कुछ कहना चाहें तो सॉरी। हाँ, हाँ, मैं इनफैक्ट अगर सुधीर जी के बुक के आधार पर जाऊं तो मुझे लगता है कि जो समाज में परिवर्तन है मार्केट के इंटरवेंशन से, शायद बिहार में उतना नहीं हुआ है अभी भी बाकी की तुलना में। दूसरी बात, जब हम इकोनॉमिक्स के आंकड़े की बात करेंगे तो एक चीज जो काफी स्ट्राइकिंग बिहार में है वो है फैमिली डाइवर्सिफिकेशन। चूंकि ऑलरेडी इनकम लेवल वहाँ बहुत लो था और कृषि पहले से ही सफिशिएंट नहीं थी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। वहाँ पर बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत मामले में पंजाब और बाकी से लो है। तो पहले से ही किसान के पास एक हेजिंग की तरह वो लोग ट्रीट करते थे। एक ही परिवार में कई सारे डाइवर्सिफिकेशन है, कई सारी एक्टिविटी है, कुछ लोग माइग्रेंट हैं, कुछ लोग अलग काम करते हैं, एक फल बेच रहा है। तो उस तरह से मुझे लगता है कहीं न कहीं एक इंश्योरेंस की तरह से एक सिस्टम काम करता है। पूरी तरह से वो कृषि पर नहीं आधारित होकर के एक मल्टी लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर भी आधारित है। और ऑफ कोर्स माइग्रेशन उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे दिखाई देता है। धनंजय, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बहुत ही सीखने वाला सेशन रहा, खास तौर से जब एक समय रूरल पॉलिटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता था, रूरल पॉलिटिक्स और रूरल इंडिया के लिए। और हम रूरल इंडिया में जो क्राइसिस देखते हैं वो रूरल पॉलिटिक्स की भी क्राइसिस है। तो यहाँ पे रूरल पॉलिटिक्स, रूरल इंडिया एंड रूरल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उसका कॉम्बिनेशन इस डिस्कशन में एक निकल के आता है। वो एक बेहतरीन दस्तावेज है जो सभी नई परख के जो भी दर्शक हैं उनको पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक पैलग्रेव मैकमिलन से पब्लिश हुई है 2022 में। और हम चाहेंगे कि आप अगर इसको खरीद भी ना पाए तो अपने लाइब्रेरी के थ्रू इसको पढ़िए। कई बार ये होता है खरीद भी ना पाएगा। ऐसे यहाँ पर यही था कि किताब थोड़ी महंगी है पर लाइब्रेरीज में है, आप इसको पढ़ें और इस चर्चा को सुने, क्योंकि बहुत ही ज्ञान देने वाली चर्चा थी मेरे लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शकों ने ये देखा होगा और आगे जो देखेंगे उनके लिए भी रहेगी। तो सुधीर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अवनींद्र आपको भी, और धनंजय के साथ हम कार्यक्रम करते ही रहते हैं। मेरा ये अनुरोध रहेगा विशेष रूप से इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले सुधीर और अवनींद्र से कि वो बाकी भी कभी इस तरह के मुद्दों को समझाने के लिए नई परख के चैनल को समय दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर विचार करेंगे। आज के कार्यक्रम को हम यही करते हैं। कमल, थैंक यू वेरी मच। धनंजय, थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अवनींद्र, आपके सवालों के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और किसी अन्य पुस्तक के पर और किसी अन्य लेखक के साथ आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।